अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेनेसां पीरियड के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम वक्त में आप लोगों को रेनेसां पीरियड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो फ्रेंड्स, रेनेसां पीरियड जो है, इस पीरियड को हम एलिजाबेथन पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इस पीरियड को शेक्सपियरियन पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को किसी एज के बारे में भी क्वेश्चन हो, मीन्स एलिजाबेथन पीरियड के बारे में या फिर रेनेसां के बारे में या फिर शेक्सपियरियन एज के बारे में, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तीनों जो नेम्स हैं वो एक ही एज के नेम हैं, ठीक है। रेनेसां भी एलिजाबेथन पीरियड में ही आता है और जो एलिजाबेथन पीरियड है वही शेक्सपियरियन पीरियड में भी आता है, ठीक है। ये तीनों नेम जो हैं वो एक ही टाइम पीरियड के हैं। फ्रेंड्स, एलिजाबेथन एज इस पीरियड को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो तख्त पे आई थी। उसके अलावा शेक्सपियरियन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड के एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट जो थे वो शेक्सपियर थे। तो इस तरह उनका जो डोमिनेंसी था ड्रामाटिस्ट में वो शेक्सपियर थे, तो इस वजह से इस टाइम पीरियड को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। और रेनेसां क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, रेनेसां जो है ये एक फ्रेंच वर्ड रीबर्थ से निकला है। मीन्स जो रीबर्थ है उसका क्या मतलब है? रीबर्थ का मतलब है कि रिवाइवल होना, ठीक है। किस चीज़ की रीबर्थ होना? एक तो होता है ना बर्थ होना, एक होता है रीबर्थ होना। तो रेनेसां का मतलब है रीबर्थ, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। तो फ्रेंड्स, रीबर्थ किस चीज़ की रीबर्थ? इंडिविजुअलिटी की, ठीक है, लिटरेचर की, ह्यूमनिज़्म की, इंटेलेक्चुअलिटी की, लिटरेचर की, इन तमाम चीज़ों की रीबर्थ हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वजह से इस टाइम पीरियड को रेनेसां पीरियड भी कहा जाता है। तो अगर रेनेसां पीरियड या एलिजाबेथन पीरियड या फिर शेक्सपियरियन पीरियड के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये एक ही टाइम पीरियड के नेम्स हैं। फ्रेंड्स, रेनेसां पीरियड जो है वो इसका टाइम स्पेन क्या था? फ्रेंड्स, रेनेसां पीरियड जो है इसका टाइम स्पेन रहा 1500 से लेके 1660 तक, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा अरसा है, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में आगे डिफरेंट पार्ट्स भी हैं और डिफरेंट और भी एजेस हैं इसी टाइम पीरियड के अंदर, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो रेनेसां है, ये जो रेनेसां वर्ड है, इस वर्ड को, इस टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ किया था? इस टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया था फ्रेंच हिस्टोरियन जूलियस मिशेल्ट ने, ठीक है। जूलियस मिशेल्ट ने इस वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया था। और फ्रेंड्स, ये जो मूवमेंट है, ये एक जो रेनेसां है, ये स्टार्ट किया था पेट्रियार्क ने, डांटे एंड बोकाशियो ने, ठीक है। और फ्रेंड्स, रेनेसां किसी ख़ास क्या है उस किंग का टाइम नहीं है या फिर इसमें कुछ रूलिंग वगैरह या किंग का कोई सीन नहीं है, बल्कि ये क्या है? रेनेसां एक थॉट है, एक मूवमेंट है, ये ख्याल का नाम है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? रीबर्थ हुई दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में कई तरीक़ों से रीबर्थ हुई थी, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, रेनेसां ने पूरी कोशिश की कि जो डार्क एजेस हैं, जो मिडल एजेस हैं, उन तमाम एजेस की डार्कनेस को लोगों के जहनों से निकाला जाए, ठीक है। और लोगों को नए नए तरीके इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ लाइफ के, और नई नई जो डिस्कवरीज़ हैं वो की जाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह रेनेसां पीरियड जो है ये काफ़ी ग्रेट एक पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, एक काफ़ी लंबा अरसा है इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट किया था पेट्रियार्क डांटे बोकाशियो ने, जैसा कि हमने पहले बात की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेनेसां है ये स्टार्ट हुआ था फ्लोरेंस के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेनेसां है ये फ्लोरेंस के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फ्रेंड्स, उसके बाद रेनेसां इटली में आया, ठीक है। इटली के बाद जर्मनी, जर्मनी के बाद स्पेन, स्पेन के बाद फ्रांस में रेनेसां आया। उसके बाद नीदरलैंड, और एंड पे रेनेसां जो है वो इंग्लैंड के अंदर आया, ठीक है। फ्रेंड्स, इंग्लैंड में रेनेसां कब आया? फ्रेंड्स, इंग्लैंड में रेनेसां जो है वो तब आया जब क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वो गद्दी पे आई। क्वीन एलिजाबेथ का जो टाइम पीरियड रहा वो 1558 से लेके 1603 तक था, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में रेनेसां जो है इंग्लैंड के अंदर आया जब क्वीन एलिजाबेथ जो हैं वो गद्दी पे बैठी। और फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा वर्क्स हुए, काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज हुई, काफ़ी ज़्यादा ड्रामाज लिखे गए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है।
फ्रेंड्स, रेनेसां पीरियड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि रेनेसां पीरियड जो है ये डिवाइड होता है 3 पीरियड्स में। मीन इसमें 3 आगे जो डिवीजन्स हैं वो आते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट डिवीजन है उसको हम बोलते हैं अर्ली रेनेसां। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम की फॉर्म में भी दिखाती हूँ। फर्स्ट जो इसका पीरियड है मीन्स 13th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं अर्ली रेनेसां। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाई रेनेसां। फ्रेंड्स, हाई रेनेसां जो है 15th सेंचुरी में हाई रेनेसां स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो रेनेसां था वो 15th सेंचुरी में अपने पीक पे था। उसके बाद आ जाता है लेट रेनेसां। फ्रेंड्स, लेट रेनेसां जो है इसका जो टाइम पीरियड था वो था 16th सेंचुरी। मीन्स 15th सेंचुरी के बाद 16th सेंचुरी में जो रेनेसां था उस टाइम पीरियड को हम लेट रेनेसां कहते हैं। तो इसी तरह फ्रेंड्स, रेनेसां पीरियड को हम 3 डिवीजन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसकी 3 डिवीजन्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेनेसां पीरियड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि रेनेसां पीरियड स्टार्ट क्यों हुआ था, क्या रीजंस थी रेनेसां पीरियड के बिहाइंड जिसकी वजह से रेनेसां पीरियड स्टार्ट हुआ था। फ्रेंड्स, एंशिएंट टाइम्स जिनको हम क्लासिकल टाइम भी कह सकते हैं, फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई थी लिटरेचर में और भी नॉलेज में, और काफ़ी ज़्यादा जो है हर फील्ड ऑफ लाइफ में ग्रोथ हुई थी, और ये टाइम पीरियड था 5th सेंचुरी का। ठीक है, और फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड्स में क्या था, रेनेसां से पहले एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन का टाइम पीरियड था, उससे पहले ग्रीक और रोमन पीरियड था, और इंग्लैंड के अंदर रोमन्स और ग्रीक को पढ़ा जाता था, और वहाँ पर लोग जो है ह्यूमनिज़म को फॉलो करते थे। फ्रेंड्स, ह्यूमनिज़म जो है उस टाइम में ह्यूमनिज़म को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल थी। ठीक है, ह्यूमनिज़म के बारे में बात होती थी। ठीक है, इंसान की अपनी जो है उसकी ज़ात के बारे में बात होती थी, उसकी एजुकेशन, उसके इन्वेंशंस की बात होती थी। हम यूँ कह सकते हैं कि जब रेनेसां पीरियड जो था, जिस मीन्स जब एंशिएंट टाइम्स में ह्यूमनिज़म जो थी उस टाइम पीरियड की ह्यूमनिज़म की वजह से, और वही ह्यूमनिज़म जो है रेनेसां पीरियड की बैकबोन बनी। फ्रेंड्स, ह्यूमनिज़म में क्या है, ह्यूमनिज़म में इंडिविजुअलिटी को दिखाया जाता था, और लोग अपने आप को जानते थे, अपने आप को पहचानते थे, खुद को परखते थे कि वो बेसिकली हैं क्या और वो करना क्या चाहते हैं। वो तमाम जो उनकी बाउंड्रीज थी उनसे हट के वो लोग सोचने लग गए, उनकी सोच जो थी वो वसी हुई, उनका एक्शन, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ये तमाम चीज़ें ह्यूमनिज़म में आती हैं। फ्रेंड्स, ह्यूमनिज़म ही है जो कि रेनेसां पीरियड के बैकबोन बना। फ्रेंड्स, ह्यूमनिज़म के बाद फिर आ जाती हैं मिडल एजेस। मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है जो कि 5th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक रहा। फ्रेंड्स, इस टाइम में क्रिश्चियनिटी आई। क्रिश्चियनिटी की वजह से जो है रिलीजन आम हो गया, सारा कंट्रोल जो है चर्च के पास था, और चर्च में सिर्फ पादरी और क्लर्जी मैन ही तालीम हासिल कर सकते थे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी की वजह से लोगों की लाइफ बदल गई, और वहाँ पर डार्क एजेस का जो टाइम था वो 5th से लेके 14 तक शुरू हुआ। और फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड को हम डार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ कि वहाँ पर वार चल रही थी इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर वार चल रही थी, और जो है पेंडेमिक था जिसका नाम था ब्लैक डेथ। ठीक है, एक पेंडेमिक भी चल रही थी जिसका नाम था ब्लैक डेथ, और उसके अलावा वार चल रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो भी ख़राब चल रही थी, पॉलिटिकल अप्रेस चल रहा था। उस टाइम पीरियड में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई थी, कोई भी लिटरेचर नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं लिखा गया, तो इस वजह से इस टाइम पीरियड को हम डार्क एज का पीरियड भी कहते हैं। और उसके बाद फ्रेंड आ जाता है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, अगर हम मॉडर्न वर्ड में बोलें तो हम कॉन्स्टेंटिनोपल को बोलते हैं कस्तंतुनिया। ठीक है, कस्तंतुनिया हम इसको मॉडर्न वर्ड में कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये कैपिटल है बेजेंटिन एम्पायर का। मैं आपको लिख के बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। बेजेंटिन एम्पायर का जो कैपिटल है उसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, और ये कॉन्स्टेंटिनोपल है। और ये फ्रेंड्स फॉल कब हुआ था, 1453 में। और मोस्टली ये कहा जाता है कि जो रेनेसां पीरियड है ये 1453 में इन एक्चुअल स्टार्ट हो चुका था। फ्रेंड्स, क्या हुआ, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कैसे हुआ कि जब तुर्की के लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिए वहाँ के लोगों पे, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक शुरू कर दिए, तो वहाँ से लोग भागना स्टार्ट हो गए। मीन्स जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी भाग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने भी वहाँ से तमाम लिटरेचर, तमाम मैन्युस्क्रिप्ट उठाया, और जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली वो उस तरफ भाग निकला। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स जैसा कि हमने पहले बात की कि जो रेनेसां पीरियड है ये ना सिर्फ इटली में या फिर फ्रांस में इस तरह स्टार्ट हुआ था, बल्कि ये फ्रांस से लेके आहिस्ता आहिस्ता फिर ये पूरे यूरोप में फैल गया था। ठीक है, तो इस तरह जो इस टाइम पीरियड में लोग थे वो कुछ फ्रांस की तरफ भाग गए, कुछ इटली, कुछ यूरोप, इस टाइप करके वो तमाम जो है जहाँ जहाँ जाते गए रेनेसां वहाँ वहाँ अपना असर दिखाता गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह रेनेसां पीरियड स्टार्ट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है मॉडर्न रेनेसां। फ्रेंड्स जैसा कि हमने बात की कि रेनेसां पीरियड को स्टार्ट किया था डांटे, पेट्रार्क और बोकाशियो ने। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में ये टाइम पीरियड जो था मॉडर्न रेनेसां का, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। ये टाइम था, टाइम ऑफ एक्शन था, इन्वेंशन था, डिस्कवरी था, उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस थी, लोगों में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी थी, ह्यूमनिज़म को बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया, ह्यूमनिज़म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी इस टाइम पीरियड में। उसके अलावा फ्रेंड्स जो ह्यूमनिज़म है वो एक बैकबोन है, और बैकबोन है इस टाइम पीरियड की, यानी कि रेनेसां पीरियड की बैकबोन है ह्यूमनिज़म। और इस टाइम पीरियड में ह्यूमनिज़म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, लोगों में ह्यूमैनिटी आई, लोग एक दूसरे को इज़्ज़त देने लग गए। उसके अलावा फ्रेंड्स वो ह्यूमैनिटी को दिखा रहे थे, और पेट्रियार्क को कहा जाता है ह्यूमनिज़म का फादर। ठीक है, पेट्रियार्क जो हैं उनको फादर ऑफ ह्यूमनिज़म कहा जाता है। ये आप लोगों को पॉइंट अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है हु इज़ फादर ऑफ ह्यूमनिज़म। तो पेट्रियार्क इज़ नोन एज अ फादर ऑफ ह्यूमनिज़म। ठीक है, आप लोगों को ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स। उसके अलावा इंसानियत की अहमियत, इंसानियत पर जोर दिया गया, और ये कहा गया कि इंसान मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़, और जो कुछ भी इस दुनिया में बना है वो तमाम चीज़ें इंसान के लिए हैं। तो ये था फ्रेंड्स कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अब हम देख लेते हैं कि जो रेनेसां पीरियड है इसको मज़ीद जो पीरियड्स में डिवाइड किया गया, यानी कि इसी पीरियड के अंदर जितने भी मज़ीद पीरियड्स कवर्स होते हैं, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड था, 1500 से लेके 1660 तक था, और मज़ीद कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जो कि इसी टाइम पीरियड में कवर होते हैं। तो अब हम उन पीरियड्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रेनेसां पीरियड है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि इस पीरियड के अंदर 4 जो ऐसे पीरियड्स हैं जिनको इसी पीरियड के अंदर कवर किया जाता है, क्योंकि रेनेसां पीरियड काफ़ी लंबा अरसा है, 1500 से लेके 1660 तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम रेनेसां टाइम पीरियड का टाइम स्पेन कहते हैं। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट टाइम पीरियड है वो है एलिजाबेथन पीरियड या एलिजाबेथन एज। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड को एलिजाबेथन एज क्यों कहा जाता है, और इस टाइम पीरियड का टाइम स्पेन क्या रहा है? फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड का टाइम स्पेन था 1558 से लेके 1603 तक, और इस टाइम पीरियड को एलिजाबेथन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, जो कि टॉडर डायनेस्टी की लास्ट मोनार्क हैं, वो गद्दी पे बैठती हैं, और उनको मींस वो कब क्वीन बनती हैं? 1558 से लेके 1603 तक। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर के अंदर गोल्डन एज भी माना जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज क्यों माना जाता है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा वर्क जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हुआ था। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पीस था, प्रॉस्पेरिटी थी, और इस पीस और प्रॉस्पेरिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा आर्ट को जो है ना बढ़ोतरी मिली, काफ़ी ज़्यादा आर्ट फैला फूला। और उसके बाद फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे जैसे जो राइटर्स थे वो आए, और उन्होंने थॉमस वाइट ने इंट्रोड्यूस करवाया सोनेट को, और अर्ल ऑफ सरे जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ब्लैंक वर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ? इस टाइम पीरियड का जो एक ग्रेट वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है टोटल मिससिलेनी, और ये फर्स्ट पोइटिक वर्क है एलिजाबेथन पीरियड का, जो इस टाइम पीरियड में अपेयर हुआ था। फ्रेंड्स इस वर्क के अंदर टोटल मिससिलेनी के अंदर जो है 96 पोइम जो थी वो थॉमस वाइट की थी, और जो जो थी पोइम्स 130 जो 40 पोइम्स थी वो अर्ल ऑफ सरे की थी, 96 जो थी वो थॉमस वाइट की थी, और 40 पोइम्स जो थी वो अर्ल ऑफ सरे की थी। और फ्रेंड्स उसके अलावा 135 पोइम्स जो थी वो बाकी राइटर्स की थी, बाकी पोइट्स की थी। तो टोटल मिससिलेनी जो है ये इसी टाइम पीरियड में अपेयर हुआ था, ये वर्क, पोइटिक वर्क। और फ्रेंड्स इस वर्क के अंदर, टोटल मिससिलेनी के अंदर क्या मतलब इसके अंदर क्या मौजूद था? इसमें पोएम्स मौजूद थी और सोनेट्स मौजूद थी। ठीक है, और ये एक पोइटिकल वर्क है जो कि एलिजाबेथन पीरियड में अपेयर हुआ था। और फ्रेंड्स इसी वजह से इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है। और इस टाइम पीरियड का जो एक ग्रेट राइटर है, ग्रेट पोइट है, वो है एडमंड स्पेंसर। फ्रेंड्स एडमंड स्पेंसर जो है वो एक ग्रेट नाम है एलिजाबेथन पीरियड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो पीरियड है वो है जैकोबियन एज। फ्रेंड्स जैकोबियन एज को जैकोबियन एज क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स जैकोबियन एज को जैकोबियन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जेम्स वन हैं वो क्वीन एलिजाबेथ के बाद गद्दी पे आते हैं। जेम्स वन कौन है? जेम्स वन जो हैं वो एलिजाबेथ के
कज़न है, ठीक है। उनका नाम अगर हम लैटिन वर्जन में देखें तो जैकोबस है, तो जिसकी वजह से उनके नेम पे जो है इस टाइम पीरियड का नेम रहा जैकोबियन पीरियड। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में किंग जो थे जेम्स वन थे, और इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ, और इस टाइम पीरियड का जो स्पैन था वो 1603 से लेके 1625 तक रहा। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में जो है किंग ने बाइबल को ट्रांसलेट किया, और ये टाइम पीरियड रहा टोटल 22 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पीरियड है वो है कैरोलाइन पीरियड। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में जो किंग थे वो चार्ल्स वन थे। फ्रेंड्स चार्ल्स वन कौन थे? चार्ल्स वन जो थे वो जेम्स वन के बेटे थे, ठीक है, जेम्स वन के बेटे थे। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड को इसी किंग के जो टाइम पीरियड है उसी में कवर किया जाता है। और इस टाइम पीरियड का जो टाइम स्पेन था वो 1625 से लेके 1649 तक रहा, ठीक है, 1649 तक इसका टाइम स्पेन रहा था, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम के जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं उनमें जॉन मिल्टन आ जाते हैं, रॉबर्ट बर्टन आ जाते हैं, जॉर्ज हर्बर्ट आ जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड का जो स्पेन रहा वो 24 ईयर्स रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो है कॉमनवेल्थ पीरियड। फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ पीरियड जो है ये 1649 से लेके 1660 तक रहा। और इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, जो सिविल वार था उसका एंड हुआ, रेस्टोरेशन स्टार्ट हुई। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड के अंदर जो किंग आते हैं वो हैं ओलिवर क्रोमवेल, ठीक है। ओलिवर क्रोमवेल जो हैं जो कि एक प्योरिटन हैं, ये इस टाइम पीरियड में आते हैं। और फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में जो जॉन मिल्टन है और थॉमस हॉब्स जैसे पॉलिटिकल राइटर्स हैं और जो पोइट्स हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, इन्होंने पॉलिटिकल राइटिंग लिखी, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड को हम प्योरिटन एज भी कहते हैं, हम इस टाइम पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कुछ पार्ट्स थे, ये डिविजन्स थी रेनेसां पीरियड के, जिनके अंदर जिस पीरियड के अंदर यानी कि रेनेसां पीरियड के अंदर इन 4 पार्ट्स को, इन 4 डिविजन्स को, इन 4 पीरियड्स को, एजेस को कवर किया जाता है इसी टाइम पीरियड के अंदर। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स जो है रेनेसां पीरियड की उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक है वो है ह्यूमनिज़म। फ्रेंड्स ह्यूमनिज़म जो है ये एक रेनेसां पीरियड की बैकबोन है, ठीक है। फ्रेंड्स ह्यूमनिज़म के अंदर क्या हुआ है, ह्यूमनिज़म के अंदर जो है इंसान की अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में ह्यूमनिज़म के थ्रू इंसान के अंदर इंसान को झांकने का मौका मिला, वो खुद को मीन्स क्यूरियस होने लगा अपने बारे में, अपनी मैं के बारे में, वो सोचने लगा कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वो खुद को इनकरेज करने लगा, ठीक है। उसके बाद वो अपनी सराउंडिंग में देखने लगा, खुद को परखने लगा। उसके अलावा अपनी ओरिजिनल थाट्स को जन्म दिया, अपनी सोच को डेवलप किया, उसमें अवेयरनेस आई, उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की और सोचा कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके अलावा फ्रेंड्स ह्यूमनिज़म को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया इस टाइम पीरियड में। ह्यूमनिज़म के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ। जो पेट्रार्क हैं उन्होंने कहा कि ह्यूमनिज़म ही सब कुछ है, ह्यूमैनिटी ही सब कुछ है, क्योंकि ह्यूमन के लिए जो कुछ भी क्रिएट हुआ है, जो कुछ भी पैदा हुआ है वो इंसानों के लिए पैदा हुआ है, तो इंसानों को अहमियत देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो पेट्रार्क हैं उनको हम फादर ऑफ ह्यूमनिज़म भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पेट्रार्क जो हैं उनको फादर ऑफ ह्यूमनिज़म कहा जाता है। और फ्रेंड्स उन्होंने इंसानियत पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि इंसानियत को इंपॉर्टेंस दी जाए, ना कि वर्ल्डली थिंग्स को। फ्रेंड्स ह्यूमन जो है उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन है वो एक क्राउन है क्रिएशन का, ठीक है। उन्होंने इंसान को एक क्राउन बताया है, एक क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा है। उन्होंने इंसान को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए बात की और उन्होंने कहा कि जो कुछ बना है इंसान के लिए बना है, लिहाजा ह्यूमनिज़म जो है उसको आम किया गया। ह्यूमैनिटी जो थी वो आम थी, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे, वो खुद को डिस्कवर करने लगे, वो खुद के बारे में सोचने लगे, उनके अपने ख्यालात, उनके अपने थॉट्स जो थे वो मॉडर्न होते गए, ट्रेंडिंग होते गए। तो वो फ्रेंड्स खुद के ऊपर जो है उन्होंने अपनी मीन्स सेल्फ अवेयरनेस के बारे में उन्होंने वर्क स्टार्ट किया। उन्होंने अपने आप को जाना, अपने वर्क को, अपनी जो अंदर की बात है उसको पहचानना शुरू किया। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो थीम है वो है इंडिविजुअलिज्म। क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस हुई थी, बुक्स आने लगी थी, लोग बुक्स को पढ़ने लगे थे, उनमें जो है अवेयरनेस आने लगी थी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिस्कवरी। तो उन्हें समझ आई कि उनकी अपनी ज़ात के बारे में इंफॉर्मेशन जब उन्हें हासिल हुई, उनको इंडिविजुअलिज्म जो है स्टार्ट हो गया उसके साथ ही, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ें इंडिविजुअलिज्म में आ जाती हैं। तो उस टाइम पीरियड में भी प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही बुक्स रीडिंग भी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने उस टाइम पीरियड में इंडिविजुअलिज्म भी स्टार्ट हो गया। उसके साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे पास मेन करैक्टरिस्टिक है वो है नेचर। फ्रेंड्स नेचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा जाने लगा, नेचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। उसके अलावा नेचुरल फिनोमिना की तरफ लोग आने लग गए और नेचुरल चीज़ों के बारे में वो क्यूरियस होने लगे और फैक्ट्स
को जानने की पूरी कोशिश करने लगे। उसके अलावा फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो एक करेक्टरिस्टिक है जो कि इस टाइम पीरियड के वो है कि इन्फ्लुएंस बाय इटालियन राइटर। फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे वो इटालियन राइटर्स से इन्फ्लुएंस लेना स्टार्ट हो गए, ठीक है। उस टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे उन्होंने उन राइटर्स से जो है इन्फ्लुएंस लिया, उनकी राइटिंग को देखा, उनकी राइटिंग को पढ़ा और उनसे इन्फ्लुएंस लिया। और उसके अलावा फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड में जो राइटर थे वो ग्रीक और रोमन्स इटालियन राइटर्स से जो है इन्फ्लुएंस लेने लगे, जैसा कि पेट्रार्क, डांटे, बोकाशियो वगैरह से, ठीक। फ्रेंड्स क्या हुआ उस टाइम पीरियड में डोमिनेंस ऑफ रीजन, यानी कि अकल जो थी वो डोमिनेंट थी। फ्रेंड्स रीज़न पर जो है रीज़न बहुत अहम था, बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक है उस टाइम पीरियड की। जो इंसान जो है वो पहले फ्री था, मीन्स वो अपनी रीजन और पावर का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन क्या है कि अब वो अपनी रीजन का, अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गया। उसको समझ आने लग गई कि मैं कैसे किस तरह से अपना रीजन को यूज़ कर सकता हूँ, अपनी पावर को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। वो तमाम स्फीयर्स जो थे, तमाम स्फीयर्स ऑफ लाइफ, उनमें अपने रीजन को यूज़ करने लग गया। उसके अलावा उसने देखा कि उसके जो अकायद हैं उसने बहुत से ऐसे अकायद को छोड़ दिया, अपने रिलीजन को पहचाना। उसने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अकायद उनको जो है वो गुमराह कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स चर्च में क्या होता था, चर्च के जो लोग थे, पादरी, वो क्लर्जी मैन जो थे, वो लोगों से उनकी सिंस को फॉरगिव करने के लिए पैसे लेते थे, तो वो मनी के थ्रू अपने गुनाहों को माफ़ करवाते थे। लेकिन क्या हुआ कि रीज़न ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने खुद को जाना, उन्होंने पहचाना, उन्होंने देखा कि कौन लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने चर्च वगैरह को छोड़ दिया और अपने रीज़न को यूज़ करने लगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रेट करैक्टरिस्टिक है वो है मैन सेंटर्ड सोसाइटी। फ्रेंड्स इससे पहले क्या था, रिलीजन को सब मानते थे, ठीक है, इंसान को कुछ नहीं मानते थे, नॉलेज नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि हम भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमारी खुद की भी कोई इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स जैसे चर्च कहता था वो भी वैसे ही करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चर्च के लोग जो है गुनाह माफ़ करने के लिए उनसे पैसे लेते थे, तो लोग जो है उनको पैसे दे के अपने गुनाह जो है माफ़ करवाते थे। उसके अलावा फ्रेंड्स उनका जो इंटरेस्ट था वो जो चर्च के लोग कहते थे उसके अकॉर्डिंग ही वो चलते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके अलावा उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो रेनेसां पीरियड में इंसान ने खुद को जांचा, खुद को पहचाना, खुद के अंदर की आवाज़ सुनी और उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसने खुद को पहचाना, उसमें सेल्फ अवेयरनेस आई। तो फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड में जो सोसाइटी थी वो सेल्फ सेंटर थी, मैन सेंटर थी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो है पहले जो अर्लियर अगर हम देखें तो उसमें रिलीजन था और रिलीजन के अकॉर्डिंग ही लोग चलते थे। उनको कुछ नहीं पता होता था कि हमने क्या करना है क्या नहीं, जैसे रूल्स बने होते थे उनको बस फॉलो करते जाते थे, चाहे तो वो गुमराह होते चाहे वो कुछ भी। तो इसी तरह फिर क्या हुआ कि सोसाइटी जो थी वो मैन सेंटर्ड होगी, इंसान खुद को पहचान गया और इंसान ने खुद की अवेयरनेस को पहचाना, उन्होंने खुद के बारे में जाना और अपने जो डिस्कवरीज हैं, अपनी इन्वेंशंस जो हैं वो स्टार्ट की, अपनी पहचान बनाई और खुद की और दूसरों की रिस्पेक्ट स्टार्ट कर दी। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ साइंस। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में डेवलपमेंट हुई काफ़ी ज़्यादा, साइंस में भी और भी जितने भी स्फीयर्स ऑफ लाइफ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। फ्रेंड्स जैसा कि हम देख सकते हैं कोपरनिकस ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो अर्थ है वो राउंड नहीं होती, मतलब कि सेंटर में नहीं होती, सन जो है वो सेंटर में होता है और जो अर्थ है वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। तो फ्रेंड्स इसी तरह ब्लड की डिस्कवरीज हुई, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरीज हुई, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा, इस टाइप की जो तमाम स्कोपिस के बारे में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, मॉडर्न साइंस, इस तरह के एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। तो फ्रेंड्स इसी तरह रेनेसां पीरियड में डेवलपमेंट हुई साइंस की। उसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक जो है वो पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन है। पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन में भी फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन हुआ। इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी भी राइटिंग्स थी जो पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करती थी, ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी उस टाइम पीरियड का एक ग्रेट करैक्टरिस्टिक है। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ फीचर्स जो है रेनेसां पीरियड के उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फीचर जो हमारे पास है वो है रीबर्थ एंड रीजनरेशन। फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड में रीबर्थ हुआ नॉलेज का, लिटरेचर का, मैनकाइंड का, मैनहुड का, ठीक है फ्रेंड्स। उस टाइम पीरियड में लोगों को चर्च ने ट्रैप करके रखा था, माफ़ी देते थे पैसों के बदले, जबकि मीन्स वो कहते थे कि अगर आप हमें पैसे दोगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे, आपके सिंस को माफ़ कर देंगे। तो फ्रेंड्स उस टाइम में इस बात की, इस थॉट की, इस तमाम जो है ये एक सिचुएशन उस टाइम पीरियड की, इसको रीबर्थ किया गया, रीजनरेट
किया गया फ्रेंड्स। इसके अलावा इनलाइटनमेंट आई, ठीक है, लोगों में रेशनैलिटी आई, फ्यूडलिज्म ख़त्म हुआ, लोगों को खुद से पहचान हुई कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, वो खुद को पहचानने लगे। इसी तरह न्यू नॉलेज डिस्कवर किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा डिस्कवरीज हुई, इंसान ने खुद को समझा, अपनी रेशनैलिटी को समझा, अपनी ह्यूमैनिटी को समझा, लोगों को समझा, उनकी रिस्पेक्ट की, खुद की रिस्पेक्ट की, खुद के थाट्स की रिस्पेक्ट की। तो फ्रेंड्स ये था उस टाइम पीरियड में इस तमाम चीज़ों की जो रिजनरेशन हुई थी, रीबर्थ हुई थी, ये एक ग्रेट फीचर है उस टाइम पीरियड का। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो है ह्यूमनिज़म। जैसा कि हमने पहले ह्यूमनिज़म के बारे में बात की कि इंसान ने ह्यूमनिस्टिक मीन्स जो ह्यूमनिज़म थी वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेट उस टाइम पीरियड का फीचर है और ये एक बैकबोन है रेनेसां पीरियड की, जिसमें इंसान ने खुद को पहचान। फ्रेंड्स पेट्रार्क्स जो हैं उन्होंने इंसान को या ह्यूमन को क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में ह्यूमैनिटी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, इंसानों की अहमियत के ऊपर जोर दिया गया, ठीक है, और जो कुछ बना है इंसानों के लिए बना है, ये कहा था पेट्रार्क ने। और इसी तरह ह्यूमनिज़म जो है उस टाइम पीरियड का एक ग्रेट फीचर है। उसके बाद आ जाता है लव फॉर एडवेंचर्स। फ्रेंड्स उस टाइम पीरियड के लोग लव फॉर एडवेंचर्स रखते थे, वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे एडवेंचर्स के। अगर हम इसकी एग्जांपल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर देखें तो वास्को ड गामा ने जो है वो इंडिया पहुंच गए। उसके अलावा जो कोलंबस है उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमारे लिए इस चीज़ को शो करते हैं कि उस टाइम पीरियड में लव फॉर नेचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। उसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है वो है लव फॉर नेचर। फ्रेंड्स लोग जो है नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ब्यूटी को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, और राइटर्स जो है वो ब्यूटी और नेचर को जो है उस टाइम पीरियड के राइटर्स अपनी राइटिंग में यूज़ करते थे। और ये एक फीचर जो है ये ग्रेट इंपॉर्टेंट फीचर है उस टाइम पीरियड का। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शंस। जैसा कि हमने ह्यूमनिज़म की बात की फ्रेंड्स, उस टाइम पीरियड में जो लोग थे वो ट्रैप थे, चर्च ने ट्रैप कर रखा था लोगों को, उनके सिंस को माफ़ करते थे, उनसे पैसे लेते थे, उनको गुमराह करते थे। तो उनको नहीं पता था हमने क्या करना है क्या नहीं करना। जिस तरह चर्च कहता जाता था वो उस टाइप पे चलते जाते थे। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे रेशनैलिटी आई, उनके थाट्स चेंज हुए, उनमें सेल्फ अवेयरनेस आई। तो इसी तरह फ्रेंड्स वहाँ पे जो फ्रीडम आ गई थाट्स में, एक्शंस में। तो ये एक डोमिनेंट फीचर है उस टाइम पीरियड का। तो ये भी एक ग्रेट फीचर है। उसके अलावा फ्रेंड्स आ जाता है डिज़ायर फॉर अनलिमिटेड पावर एंड वेल्थ। फ्रेंड्स यहाँ पे डिज़ायर लिखना था, DSIRE, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स किस तरह हम देख सकते हैं डिज़ायर एंड फॉर पावर एंड वेल्थ। फ्रेंड्स अगर हम देखें इंग्लिश लिटरेचर में तो क्रिस्टोफर मार्लो का जो वर्क है डॉक्टर फास्टस, ये हमें शो कर रहा है ये वर्क कि लोग जो थे वो पावर रखना चाहते थे, वेल्थ रखना चाहते थे। तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते थे, इवन उन्होंने अपनी सोल तक बेच दी। तो उस टाइम पीरियड के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे कि उनके पास पावर हो, वेल्थ हो। तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इस टाइम पीरियड के, रेनेसां पीरियड के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो डोमिनेट थे उस टाइम पीरियड में। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप लोगों को पहले ये तमाम चीज़ें समझनी हैं, उनके नोट्स बनाने हैं जो मैंने आपको आज की वीडियो में समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेनेसां पीरियड के लिटरेचर के बारे में बात करूँगी। फ्रेंड्स रेनेसां पीरियड जो है ये काफ़ी लंबा पीरियड है, 1500 से लेकर 1660 तक ये पीरियड रहा। तो ये एक वीडियो में कवर करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टाइम पीरियड के वर्क्स को डिस्कस करूँगी डिटेल के साथ। तो आपने ये वीडियो भी लाजमी पूरी देखनी है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, प्रोज, ड्रामा और पोइट्री जो है रेनेसां पीरियड की, उनको डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। अगली वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।